नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा उदय बैच चल रहा है, क्या चल रहा है? उदय बैच चल रहा है। उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका दूसरा लेक्चर आज मैं लेकर आया हूं। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में डिटेल में, ठीक है। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह गया था थोड़ा सा यौगिकों के बारे में, तो उसके बारे में भी अपन डिटेल देखेंगे। हमने रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि जो द्रव्य है उसे दो कैटेगरी में हमने, अगर हम बात करें, वर्गीकृत किया हुआ है। पहला जो था वो शुद्ध पदार्थ है और दूसरा जो है वो है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हमने देखा था तत्व और यौगिक के बारे में। वही बात करें हम अशुद्ध पदार्थ की, तो वहां में हमने पढ़ा था मिश्रण के बारे में, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तत्व क्या हुआ करते थे, तत्व जो हुआ करते थे वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते थे, ठीक है। हाँ, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, है ना, और उसके प्रकार और गुण के बारे में, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यौगिक की, है ना, यौगिक के बारे में फिर से हम डिस्कशन करते हैं। तो यौगिक के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां पर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, हाँ, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बट इनमें एक कंडीशन थी। इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है भाई? इनमें एक कंडीशन थी। वो क्या थी? वो ये थी कि इनमें भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? भारानुसार निश्चित अनुपात होता है भाई। मतलब परमाणु तो उपस्थित होंगे, बट उनमें क्या होगा? भारानुसार निश्चित अनुपात होगा। क्या होगा? भारानुसार निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। हाँ भाई, और बेसिकली, है ना, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक तत्वों के प्रयोग से एक भारानुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब ये रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे जल हुआ, नमक हुआ, चीनी हुआ, अल्कोहल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आदि यौगिक। जैसे हमने देखा था जल के बारे में, किसके बारे में देखा था हमने? जल के बारे में। जैसे कि ये जल है, क्या है? ये जल है। अब इस जल में तुमने देखा था कि हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, दो विभिन्न तत्वों के परमाणु है ना, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, ठीक है। हाँ, तो दो विभिन्न तत्वों के परमाणु है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। और सभी का अगर बात करें भार अलग अलग होता था। जैसे मैंने हाइड्रोजन के केस में बताया था, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, याद रखना। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑक्सीजन का तो 8 होता है, और 8 जो है वो परमाणु क्रमांक होता है। अभी परमाणु भार की बात चल रही है, तो वो होता है 16, ठीक है। जब हमने इनमें अनुपात निकाला तो ये देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो 2, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है तो ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो 2:16 को तुम लिख दोगे 1:8। क्या लिख देंगे? 1:8। तो जल में हमने देखा था कि कोई भी जल का नमूना ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो भारानुसार अनुपात होगा वो 1:8 होगा। यही हमने डिस्कशन किया था। मतलब ये क्या है? एक जल है जिसे हमने कहा एक यौगिक है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते, और अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाया तो वो कुछ और यौगिक बन जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें डिस्कशन करके बताया था, एक होता है H2O2। यहां पर तुमने देखा हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32। जैसे ही हमने निकाला था वो आ गया 1:16। ये हमने डिस्कशन किया था, बहुत ही ईजी था और जो तुम लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब हमने इसके बारे में ही डिस्कशन किया, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन एन कंपाउंड आर ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। ये अगर हम बात करें, ये पॉइंट जो है मैं इसको बता देता हूं। इसको क्या कहते हैं कि भाई किसी भी परमाणु, किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। और बेसिकली वो रासायनिक बंध के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं? रासायनिक बंध के द्वारा बने होते हैं। इनमें रासायनिक बंध होता है। अब ये रासायनिक बंध क्या होता है मैं तुम्हें इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात सुनो, इन्होंने बोला रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बने हुए, अगर हम बात करें, पदार्थ है यौगिक। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कागज है। क्या है? तुम्हारे पास एक कागज है।
अब उस कागज को तुमने क्या किया, उसको तोड़ा मरोड़ा और ऐसा कर दिया, ठीक है, तो बताओ क्या हुआ। सर यहाँ पर कागज जो है वो तोड़ मरोड़ के आपने पहले ऐसा फ्लैट था, अब आपने उसकी एक गेंद बना दी, और मैंने उसको तोड़ा मरोड़ा और उसको एक चौखट सा आकार दे दिया, मतलब एक तरीके से एक स्क्वायर शेप, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया, रेक्टेंगुलर भी नहीं तुम बोल सकते हो, उसको एक क्यूब का शेप दे दिया, ठीक है, घन का आकार दे दिया मैंने। तो पहले गोला था, अब घन का आकार बन गया, ठीक है, फिर मैंने उसको वापस वैसा के वैसा कर दिया। तो बताओ मैं क्या कर रहा हूं सर, आप उसका शेप चेंज कर रहे हो, बाकी कागज कागज ही है ना, बाकी कागज कागज ही है, ठीक है, बस उसका आप शेप चेंज कर रहे हो। तो जब भी है ना, अब शेप जो है, आकार जो है वो एक भौतिक, अगर हम बात करें गुण है, मतलब हमने बाहर से उसको ऑब्जर्व किया तो वो एक भौतिक गुण है, ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, एक भौतिक गुण है, मतलब हम उसका आकार बदल रहे थे और कुछ नहीं, कागज कागज ही था। बट सोचो अगर मैं उस कागज को जला दूं, अगर मैं उस कागज को जला दूं तो क्या होगा, तो सर वो जो कागज है उसमें जितना भी कार्बन कंटेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, मैंने जलाया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो क्या अब वो कागज कागज रहा, नहीं, अब वो कुछ और बन गया, कोई नया पदार्थ बन गया, ठीक है। तो जिस भी प्रक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कि जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल समझो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है ना, मेरे पास क्या है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर हमें क्या, हमारे पास क्या मिले, अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, ठीक है, क्या मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, ठीक है, हाँ, तो अगर मैं लोगों को दिखाऊं, जैसे कि हाइड्रोजन है मेरे पास, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, मतलब भाई बहुत ज्यादा खतरनाक ज्वलनशील गैस है, हाईली फ्लेमेबल। जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है, रॉकेट्स दुखने देगा उसमें ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, तो अत्यंत ज्वलनशील गैस है। वही बात करें ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है, या फिर बोल सकते हैं जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज जला करती है, जलाने में सहायक कौन है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो अत्यंत ज्वलनशील, ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं, जल, क्या बना रहा है, जल, जिसका काम होता है आग बुझाने में उपयोग होता है, इसमें उपयोग होता है, आग बुझाने में उपयोग होता है। तो सोच रहे हो कि एक भाई जलने में अत्यंत ज्वलनशील, एक जो जलने में सहायक है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जो क्या है, जो क्या है, वो है, अगर बात करें आग बुझाने में सहायक। समझ पा रहे हो, मतलब जो यौगिक होता है, जल जो है वो है H2O, तो H2O जो है वो इन दोनों से, अगर हम बात करें, इस दोनों से अलग है, क्या है, अलग है, और ये कोई एक नई चीज है, एक नया पदार्थ है। तो भाई किसी भी रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, H2O हाइड्रोजन नहीं है, H2O ऑक्सीजन नहीं है, H2O खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, खुद अपनी एक पहचान रखता है, जिसके खुद के अपने अलग गुण हैं। समझ पा रहे हो, तो ये बात जो है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब यौगिकों की विशेषता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं, ये पता होना चाहिए कि इनके ऊपर बीच में इनमें भारानुसार एक निश्चित अनुपात होता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। यौगिकों के निर्माण में प्रकार ऊष्मा, विद्युत आदि का अवशोषण या निष्कासन होता है। तो जब भी यौगिक बनते हैं, जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होती है ऊष्मा, विद्युत, है ना, और आदि का क्या होता है, अवशोषण होता है या उसका निष्कासन होता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है, ठीक है, शुद्ध होता है भाई, एक ही प्रकार के, अगर हम बात करें कणों से मिलकर बनाता है। जैसे कि मैं जल की बात कर दूं तो उसमें जल के ही कण होंगे, ठीक है, हाँ, जैसे मैं बात कर दूं सोडियम क्लोराइड नमक की, है ना, मैं किसकी बात कर दूं, सोडियम क्लोराइड नमक की बात कर दूं, ठीक है, हाँ, ये रहा अपना नमक। तो नमक क्या होता है, नमक होता है NaCl, क्या होता है, NaCl, ठीक है, हाँ भाई, तो ये भी क्या है, एक ही प्रकार के, अगर हम बात करें, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हाँ,
यौगिकों को अवयवों में साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि वो होती है जैसे कि तुम हैंड पिकिंग हो गया है ना, हैंड पिकिंग चुनना जिसे कहते हैं, एक तरीके से चुन चुन कर हम चीज़ें अलग कर रहे हैं। अब सपोज करो कि जल तुम्हारे पास रखा है, तुम क्या उसमें से हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग अपने हाथों से कर सकते हो? क्या भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकते हो? भौतिक प्रक्रिया जैसे गर्म करना हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, किससे संभव है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना? ऐसे में तो फिर कोरोना की सारी समस्याएं अलग हो जाती। बढ़िया घर पर बैठे रहते, पानी उठाते, हाइड्रोजन अलग जिसका अपन यूज़ करेंगे फ्यूल के लिए, ऑक्सीजन अलग जिसका हम यूज़ करेंगे भाई कोरोना काल में यूज़ कर लेते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अगर हम बात करें अलग किया जा सकता है, ऐसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं जो रासायनिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक यौगिकों में उपस्थित होते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कब? जब हम अपन परमाणु और अणु के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ। अगला है यौगिकों का एक निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक होता है, यह पता होना चाहिए। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। देखा है, मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील, ऑक्सीजन जलने में सहायक, पर जल जो बन रहा है वो कुछ अलग ही प्रकृति का है, उसके गुण अलग है, तो उनसे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होता है? भिन्न होता है। ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रण क्या है? सो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है ना, किसी भी अनुपात से मिलाने से प्राप्त होता है। जैसे मेरे पास में क्या रखा हुआ है? नमकीन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? नमकीन रखा हुआ है। इसमें तुम देख रहे हो कि भाई मेरे पास अगर हम बात करें सेब रखी हुई है, ठीक है, और भी बहुत सी सारी चीज़ें नमकीन में जो जला डला डला कर दी है, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि भाई ये एक तरीके से मिक्सचर है। अब तुम कुछ सोचो, मैं अगर इसमें सेव ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या ये नमकीन नमकीन नहीं कहलाएगा? भाई नमकीन नहीं कहलाएगा। मैं इसमें सेव के अमाउंट थोड़ा सा कम कर दूं, क्या नमकीन कहलाएगा? बिल्कुल नमकीन कहलाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं है, किसी भी क्वांटिटी में हमने मिक्स करके रखा है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी अगर बात करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ भाई। चलो अब मिश्रण के गुण की बात कर लेते हैं। मिश्रण में मिलाए गए अवयव वो या पदार्थों को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण में एक मिश्रण ऐसा भी होता है जिसे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाँ भाई। मिश्रण में अवयवों की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकती है। मिश्रण मतलब मैंने जो बताया कि भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तो अलग किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं ये कहना चाहता हूं तो मैं, जैसे कि एक होती है मिश्र धातु। क्या होती है? मिश्र धातु। हम ये सोचते हैं कि भाई जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब एक बार हो गए तो हो गए। ठीक है, अधिकतर ऐसा देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो हम मतलब ऐसा मिश्रण हम देखेंगे जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल हो। ठीक है, मिश्रण को बनाने वाले पदार्थ या आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। पदार्थ या अवयव किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकते हैं। मतलब भाई ठोस ठोस भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? ठोस ठोस भी हो सकता है, ठोस द्रव भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब कोई भी चीज़ में मिक्स कर दो तुम और तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि नमक जो होता है, NaCl जो होता है, वो ठोस अवस्था में होता है, और जो जल है वो द्रव अवस्था में। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो नमक का पानी बना। तो ये क्या है भाई? एक ठोस है, दूसरा द्रव है। तो किसी भी अवस्था में हम दो मिक्स कर सकते हैं, वो बनाएंगे क्या? मिश्रण। ठीक है, चलो मिश्रण के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? मिश्रण के प्रकार के बारे में। तो मिश्रण अगर हम बात करें दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे कि जल तथा नमक का मिश्रण, जल तथा अल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, हाँ हाँ, किसका? जल तथा अल्कोहल का मिश्रण। समझ रहे हो? हाँ, तो जल क्या है भाई? जल पानी है सर। और अल्कोहल क्या है? अल्कोहल में अगर हम बात करें, जहाँ पर है ना यूज़ ही करते हैं कई लोग। ठीक है, तो अल्कोहल जो है उसका अगर हम बात करें, जैसे एक एथिल अल्कोहल होता है ना, जिसका यूज़ जो है वो लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, ड्रिंक वगैरह करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर वो अल्कोहल का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो शरबत है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचोगे। ठीक है, अब समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है, मतलब एक समान जहाँ पर वितरण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? जहाँ पर एक समान वितरण होता है। क्या होता है? जहाँ
एक समान वितरण, एक समान वितरण होता है। ठीक है, हाँ भाई। तो एक समान वितरण जहां होता है उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि शरबत की बात करें तो शरबत में क्या होगा भाई? शरबत में क्या क्या चीज होगी, है ना? शरबत में क्या क्या चीज होगी? एक होगी भाई शक्कर, क्या होगी? शक्कर। ठीक है, हाँ भाई, शक्कर होगी। और क्या होगा? और सर पानी होगा। और क्या होगा? ठीक है, हाँ। तो जैसे कि मान लो तुमने रूह अफ़ज़ा लिया है ना? रूह अफ़ज़ा या रोज़ वाटर, है ना? इसको तुम बोल दो रोज़ वाटर। ये छोड़ो, क्या डाल दिया तुमने? रोज़ वाटर डाल दिया, तो ये शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली तीन चीज़ का मिश्रण है। क्या है? तीन चीज़ का मिश्रण है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? एक समान मिश्रण होता है। क्या होता है? एक समान मिश्रण होता है। वही बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो दाल में मिश्रित कंकड़, भाई दाल में कहीं कंकड़ ज़्यादा है कहीं कम है, मतलब एक समान वितरण नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। तो जैसे कि अगर हम बात करें तुम लोगों को, अगर मैं दिखाऊं तो जैसे कि, ठीक है, हाँ, जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो वाटर एंड ऑयल, या फिर तुमने देखा होगा मडी वाटर। देखो पानी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, इसको अपन हटाते हैं। ठीक है, तो पानी या फिर हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये हट गया। जैसे पानी और किसका मिश्रण? पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें वहां पर भी, अगर हम बात करें एक समान वितरण नहीं होता है, या फिर अगर हम बात करें जो मडी वाटर होता है, जो मिट्टी का पानी होता है, वो भी अगर हम बात करें एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हाँ, वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसमें क्या होता है? असमान वितरण होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? असमान वितरण होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं विलयन की। ठीक है, विलयन की। तो विलयन अगर हम बात करें क्या होता है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। कि सपोज करो मेरे पास क्या है, ये है नमक NaCl। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है। ठीक है, जो साधारण नमक है उसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर पानी भरा हुआ था। क्या रखा हुआ था? पानी भरा हुआ था। यहाँ पर जो नमक के कण हैं, जो नमक के कण में वो एक समान रूप से वितरित हो गए, तो मैंने उसे कहा क्या? विलयन। क्या कहा? विलयन। अच्छा, विलयन में दो, अगर हम बात करें इसके घटक होते हैं। पहला क्या होता था? विलय। क्या होता है? विलय। और दूसरा जो है वो क्या होता है? विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक। तो ये क्या होता है? सामान्यतः, सामान्यतः अगर हम बात करें अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और वही बात करें विलय की, तो ये सामान्यतः, अगर हम बात करें सामान्यतः, ठीक है, ये क्या होता है? कम मात्रा में होता है। क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है, और एक चीज और तो मैं इंपॉर्टेंट से पॉइंट सिखाया था मैंने, अगर तुम लोगों को याद हो, तो वो क्या होता है कि इन दोनों की अगर हम बात करें, सॉरी, इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है, इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होती है? समान होती है। किस किस की? किस किस की? वो होती है विलायक, ठीक है, विलायक और विलयन की। तो इनकी भौतिक अवस्था समान होती है। भौतिक अवस्था जो है, ठीक है, हाँ, भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था जो है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, क्या होती है? समान होती है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक चीज सिखाऊं। अगर मैं बात करूं मिश्रण के प्रकार की, तो मिश्रण जो है ना वो दो कैटेगरी के होते हैं। मिश्रण जो है वो, अगर हम बात करें, दो कैटेगरी के होते हैं, जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कशन किया। तो मिश्रण में एक कैटेगरी मैंने तुम्हें बताई, समांगी मिश्रण। क्या होती है? समांगी मिश्रण। ठीक है, हाँ, जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने विलयन कहा। क्या कहा? विलयन कहा। ठीक है, हाँ। और एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अच्छा, ये विषमांगी मिश्रण जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन। और दूसरा जो होता है वो होता है कोलाइड। क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड विलयन ऐसा बोल सकते हो।
कोलाइड विलयन। तो एक होता है निलंबन और दूसरा होता है कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स। भी ये बोल सकते हो तुम कि भाई यहाँ पर विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है, बट ये दोनों जो है वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं समांगी मिश्रण को। ठीक है, तो अभी अपन एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए था कि क्या क्या होता है। ठीक है, हाँ भाई। तो अब हमें बताना है कि निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। आप लोगों को इसका आंसर देना है। वीडियो को पॉज करो, खुद अटेम्प्ट डालने की कोशिश करो। मिश्रण क्या होते हैं? ठीक है, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण अगर हम बात करें, ऐसे पदार्थ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं होता। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। क्या होता है? CO2। अब तुम्हें अगर मैं बताऊं तो CO2 में कार्बन का जो भार होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का मैंने तुम्हें पहले ही बता के रखा वो होता है 16। ठीक है, अगर तुम कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 32। इनका अनुपात निकालोगे तो ये आएगा 3:8। अब ध्यान से देखो, इनके बीच में भार अनुसार निश्चित अनुपात आ चुका है, भार अनुसार निश्चित अनुपात आ चुका है। बट तो ये क्या होंगे? ये एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है, मिश्रण तो नहीं। ठीक है, क्योंकि मिश्रण में कोई भारानुसार निश्चित अनुपात नहीं होता। अब विलयन का सुनो। विलयन में अगर हम बात करें तो मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि सोचो मेरे पास शक्कर का पानी है, तो शक्कर के पानी, या फिर मेरे पास शुगर वाटर है। किसका है? शुगर वाटर। या फिर तुम्हारे पास नमक का पानी है, तो तुम नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा करोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि नमक का पानी नहीं कुछ और बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नमक का पानी नमक का ही पानी रहेगा, मैं उसमें मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मिश्र धातु मतलब दो धातुओं से मिलकर अगर हम बात करें जो बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो ये अगर हम बात करें उनमें सभी हमें बताना था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था जो मैंने तुम्हें बताया। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है, मतलब कौन मिश्रण है? देखो, सोडियम जो है वो एक तत्व है। क्या है? सोडियम एक तत्व है। वायु जो है इसमें अंदर क्या होगी? बहुत सारी, अगर हम बात करें वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है। मान लो ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा वायु में क्या उपस्थित होती है? नाइट्रोजन है। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, काफ़ी सारी गैसें हैं, काफ़ी सारी गैसें हैं, आदि गैसें हैं। ठीक है, आदि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई। तो बेसिकली ये जो है अगर हम बात करें वो मिश्रण है, मतलब ये एक अशुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन जो है वो एक क्या है? एक तत्व है। और अमोनिया जिसको अपन बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बना हुआ, तो इसको अपन बोलते हैं अमोनिया। ये एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, कोई फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मैं वो तुमसे बोल रहा हूँ। मैं, है ना, जब तुम्हें एक अच्छा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पूरा की पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो पढ़ने के बाद तुम किसी भी रासायनिक सूत्र को आसानी से लिखना सीख जाओगे, कोई रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम अगर हम बात करें परमाणु और अणु को खत्म करेंगे, वैसे ही तुम्हारा अगर हम बात करें किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखना सीख जाओगे। अभी तक क्या करते थे हम? अभी तक हम रटने का प्रयास करा करते थे। किसका प्रयास करा करते थे? रटने का प्रयास करा करते थे, और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हमने महसूस करी। तो आज मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि कभी किसी चीज़ को रटने का प्रयास ना करो। जो चीज़ यहाँ सिखाई जाती है उसी को अगर हम बात करें समझने का प्रयास करो, तो मैं बिल्कुल 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ भाई, चलो बढ़े आगे। हाँ, तो भाई ये एक था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है कि ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जो भौतिक क्रिया या भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार मिश्र धातु तुमने बना ली तो भौतिक क्रियाओं द्वारा तो अब तुम उसको पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे कि मैं जल की बात करूं तो क्या जल हाइड्रोजन के गुणों को दर्शाता है? क्या वो ऑक्सीजन के गुणों को दर्शाता है? नहीं, जल अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाया करता है। बट वही बात कर दे किसकी हम, एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है,
पीतल है, क्या है, पीतल। तो पीतल के अंदर भाई तुम्हें कॉपर वाले भी गुण देखने को मिल जाएंगे, मतलब कॉपर के जो परमाणु वो अपने गुणों को दर्शाएंगे, जिंक के जो परमाणु है वो अपने गुणों को दर्शाएंगे, मतलब यहां पर कोई नई चीज नहीं बनी, ठीक है। तो और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, अलग अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास है पीतल, क्या है मेरे पास बच्चा, पीतल, ठीक है। हाँ, तो पीतल के अंदर अगर हम बात करें, जिसको अपन ब्रास कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रास। तो पीतल जो है, ठीक है, पीतल जो है वो उसके अंदर जिंक लगभग 30% होता है और कॉपर जो है वो 70% होता है। कितना होता है, 70% होता है। और इन्हीं का वो क्या है, मिश्रण है, इन्हीं का क्या है, मिश्रण है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेना कि भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिश्र धातुओं के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप तुम लोग मजा आया होगा। अच्छा, ठीक है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन जो है, विलयन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, विलयन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, मतलब जहां पर एक समान वितरण होता है। विलयन के कणों का व्यास जो है वो 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर, या फिर बोल सकते हो 10⁻⁻9 मीटर। जैसे कि सुनो, 10 की घात 9 है ना मीटर जो है, 10 की घात 9 मीटर जो है, -9 मीटर जो है, ठीक है, वो हमारे पास अगर बात करें 1 नैनोमीटर होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा भाग। मतलब 1 मीटर का कौन सा भाग, अगर मैं बात करूँ इसको अपन लिख लें 1/, है ना, 10 की घात 9 मीटर, ठीक है। मतलब माइनस वाली पावर जो होती है उसको नीचे ले आए, तो इतना वह भाग मीटर का वो 1 नैनोमीटर होता है। मतलब सोच लो कि कितने छोटे कण होते हैं। अब उन कण है ना, वो उस लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे भी छोटे कण होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते, ठीक है, आंख से नहीं देखे जा सकते, ठीक है। तो हम वो उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, मतलब नग्न आंख से नहीं देख सकते, या फिर आंख से नहीं देखे जा सकते, या अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो हमने नमक लिया, इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, नमक लिया और नमक को पानी में डाल दिया, ठीक है। और वो अगर हम बात करें, वो ग्लास को जब हमने उठाया, कांच के ग्लास को उठाया, तो क्या उसमें नमक के पार्टिकल्स हम देख पा रहे हो, ठीक है। अगर वो अच्छे से घुल गया है, अगर अच्छे से घुला नहीं है, मतलब क्या वो विलयन होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई वहां पर एक समान वितरण ही नहीं हुआ, नमक नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है, ठीक है। तो जब एक समान वितरण हो जाए, पूरी तरीके से वो घुल जाए, तब वो विलयन बन जाएगा। और उसके अंदर अगर तुमने उन कणों को देख लिया तो फिर बात ही अलग है ना, पर हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है, वो 1 नैनोमीटर है। कितना है, 1 नैनोमीटर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो विलयन में अगर हम बात करें, जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है, जिसे हमने बोला 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। अगली बात करते हैं, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक है, फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अब खुद सोचो कि मान लो मेरे पास है ना, मान लो, ठीक है, हाँ, मान लो मेरे पास ये एक मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये भाई, ऐसा अगर हम बात करें विलयन रखा हुआ है, तो जैसे ही तुम इसमें लाइट डालोगे ना, इस तरीके का लाइट डालोगे, तो लाइट बिल्कुल सीधा ऐसा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि देखो, अगर तुमने लाइट के मार्ग में कुछ प्रकाश, अगर हम बात करें कुछ कण को रख दिया, तो वो लाइट का जो मार्ग है ना, उसको ऐसा कर देंगे, विचलित कर देंगे, विचलित, या फिर अगर हम बात करें फैला देंगे, क्या कर देंगे, फैटल कर देंगे, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, फैला देंगे। बट यहाँ पर कण का साइज इतना छोटा होता है कि वो इतने अच्छे से अगर हम बात करें उसको फैला नहीं पाते, वह फैला ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि बहुत कण का साइज छोटा रहता है। बट जैसे जैसे कण का साइज बढ़ेगा, क्या वो फैलाएंगे, बिल्कुल फैलाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो लाइट, अगर हम बात करें, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसीलिए है ना, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है। हाँ, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो कि कण का साइज इतना छोटा है, अगर हम बात करें, तो उनसे से अपन क्या कर सकते हैं, उसको पृथक नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी रहता है,
ठीक है। जैसे तुम्हारे पास मडी वाटर है, या फिर बात करें अपन हमारे पास मिट्टी का पानी है, उसको तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है, कई बार तुमने देखा होगा कि मिट्टी के पानी में जो है मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, हम बात करेंगे। बट खुद सोचो कि यहाँ पर अगर हम बात करें ये इतने स्थायी होता है कि यहाँ पर जो कण है वो फिर भी अगर हम बात करें नीचे नहीं बैठा करते, नीचे नहीं बैठा करते। वो बात अलग है कि नमक के पानी को तुम गर्म कर दो तो पानी अलग उड़ जाए और नमक नीचे हो जाए, नहीं, बट तुम जब उसको स्थायी छोड़ दोगे, ठीक है, हाँ, तो वहां पर ऐसा कुछ देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं विलयन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के अगर प्रकार की बात करूं, मैं विलयन के प्रकार की बात करूं, तो देखो विलयन के अंदर विलयन के अंदर क्या हो सकता है? दो घटक होता है विलयन में। क्या होता है? विलयन जो है, ठीक है, विलयन जो है, ये बात बहुत तुम्हें ध्यान रख लेनी और ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। विलयन जो है, विलयन जो है, इसके अंदर दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? विलय होता है और एक होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। अच्छा, विलय क्या क्या हो सकता है? विलय ठोस भी हो सकता है, भाई नमक जैसे देखा। विलय द्रव भी हो सकता है और विलय गैस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, ठीक है। विलायक क्या हो सकता है? ये भी ठोस हो सकता है। जैसे कि कैसे विलायक ठोस हो सकता है? अभी हमने एक केस देखा था कि हमने पीतल के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किया था? पीतल के बारे में। तो वहां पर हमने दो धातुएं देखी थी और दोनों की दोनों ठोस थी, समझ रहे हो? तो उन्होंने भी तो एक विलयन बनाया था। क्या बनाया था? विलयन बनाया था। ध्यान से सुनो, क्या बनाया था? विलयन बनाया था। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो ये इन्होंने भी तो विलयन बनाया था। किस किस का? जिंक और कॉपर का, ठीक है। हाँ भाई, पर दोनों ठोस थे। तो भाई विलय और विलायक दोनों ठोस हो सकते हैं। अच्छा, विलायक द्रव भी हो सकता है, जैसे हमने देखा नमक के पानी में, नमक पानी जो था वो क्या था? अगर हम बात करें विलायक था। हमारे गैस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो समझ रहे हो? अब सोचो, अगर विलय जो है, विलय है, अभी अपन ये वाला पोर्शन देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास गैस विलय है मत और द्रव में इसको घोल रहा हूं, मतलब ज्यादा अमाउंट में द्रव है, ज्यादा अमाउंट में क्या है? द्रव है, और उसके अंदर गैस को मैं घोल रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं? गैस में घोल रहा हूं, तो वो द्रव विलयन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? विलयन। अच्छा, विलयन की हम अवस्था को कैसे पहचानेंगे? गैसीय विलयन वो होगा, गैसीय विलयन वो होगा जिसमें विलायक क्या हो? गैस हो। क्या हो? गैस हो। द्रव विलयन वो होगा जिसमें, अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पता है ना विलायक और विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो समान होती है। चलो, द्रव विलयन वो होगा जिसमें विलायक जो है, जिसमें विलायक जो है वो क्या हो? वो क्या हो? वो द्रव हो। और ठोस विलयन वो होगा, और ठोस विलयन वो होगा, मैं लेट मी कलर चेंज, हाँ, ठोस विलयन वो होगा जिसमें विलायक क्या हो? बहुत अच्छे, हमने पहले भी पढ़ा था, वो क्या हो? अगर हम बात करें ठोस हो। क्या हो? ठोस हो। तो अब जैसे ही तुम्हें गैसीय विलयन लिखना है तो विलायक की 3 की लिस्ट बना लेना, ये 3 लिस्ट बना लेना। यहां पर सभी में गैस आएगा क्योंकि विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था जो है वो समान होती है। अच्छा, अब इस गैस में अपन क्या क्या घोल सकते हैं? मान लो मैंने गैस घोल दिया, तो गैस में गैस को घोल रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, मतलब गैस में गैस को घोल दिया, समझ रहे हो? और विलयन भी कैसे बना? गैसीय। वही बात करें हम द्रव विलयन की, तो जैसे कि सॉरी, अब मैंने गैस में द्रव घोल रहा हूं, मतलब देखो द्रव जो है वो ज्यादा है, वो कम है, और गैस ज्यादा है। तो ऐसा कहां देखा होगा तुमने? ऐसा कहां देखा होगा? से क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, मतलब क्लोरोफॉर्म कम अमाउंट में है और नाइट्रोजन गैस है वो अधिक अमाउंट में है, ठीक है। चलो, ठोस और गैस का अगर हम बात करें मिश्रण, तो कपूर जो होता है वो ठोस होता है, कपूर जो होता है ठोस होता है, और नाइट्रोजन गैस में इसका विलयन, तो ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे अब हम बात करते हैं द्रव विलयन की, तो विलायक क्या होगा? विलायक जो होगा वो होगा द्रव। क्या होगा? द्रव। अच्छा, अब द्रव के अंदर अगर गैस घोल रहे हो, तो द्रव के अंदर गैस घोल रहे हो, तो ये क्या है? जल में ऑक्सीजन का विलयन, ठीक है। किसमें? जल में ऑक्सीजन का विलयन, मतलब जल के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है ना, जो अगर हम बात करें जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो क्या ऐसे सांस लिया करते हैं, ठीक है। वो जल में कैसे, मतलब उनका एग्जिस्टेंस बना हुआ है कि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। तो जल में ऑक्सीजन का विलयन जो होता है उसका अपन यूज कर सकते हैं,
चलो अब हम बात करते हैं द्रव द्रव का विलयन, जैसे कि नींबू के रस का अगर हम बात करें जल में विलयन, ठीक है, तो नींबू का रस जो है वो भी द्रव है और जल भी जो है वो द्रव है। अच्छा, जल के अंदर कोई ठोस द्रव है, जैसे नमक का जल में विलयन ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं ठोस विलयन की। किसकी बात करते हैं? ठोस विलयन की। तो मेरे पास मान लो है ना, अब ठोस क्या होगा भाई? ठोस है। अब इसके अंदर अपने को तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ठोस के अंदर अगर हम बात करें, ठोस जो है वो विलायक होगा और गैस जो होगी वो क्या होगी? विलय, ठीक है, मतलब कम अमाउंट में होगी। तो जैसे हाइड्रोजन को पैलेडियम का विलयन, तो पैलेडियम जो है, ठीक है, हाँ, पैलेडियम में अगर बात करें हाइड्रोजन गैस का विलयन। वही बात करें द्रव जो है, जैसे कि पारा और सोडियम, सोडियम जो है वो ठोस है और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये द्रव हो गई और ये ठोस अवस्था में हो गया, समझ रहे हो? और इनके साथ का विलयन, ठीक है, इन दोनों का। और यही बात करें हम किसकी? ठोस और ठोस का विलयन, जैसे तांबा और सोने का विलयन, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कभी हमने आभूषणों को लेने जाते हैं तो वहां पर कभी बोला करते हैं कि 24 कैरेट सोना, ठीक है। तो 24 कैरेट सोना जो है वो अगर हम बात करें, देखो सोना जो है ना, सोने के अंदर कभी कभी तुमने देखा होगा 23 कैरेट 22 कैरेट लिखा होता है। तो 22 कैरेट का मतलब ये होता है कि 22 भाग सोने के और बाकी 2 भाग जो है वो कॉपर के, मतलब इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा एक सिंपल सा है, जैसे कि कभी 20 कैरेट सुना हो तो 20 भाग किसके? सोने के और 4 भाग जो है वो कॉपर के, ठीक है। ये होता है कैरेट का मतलब शुद्धता का रूप, ठीक है। और उसको इसलिए मिलाया जाता है तांबे को ताकि उसको हार्ड बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? हार्ड बनाया जा सकते, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तो बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? बड़ा ही प्यारा है, मतलब जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वही अगर हम बात करें विलायक की भौतिक अवस्था होगी, ठीक है। चलो अब निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है हमको बताना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आयोडीन युक्त नमक की, किसकी बात करूं? आयोडीन युक्त नमक की। तो आयोडीन तो आ गया भाई, आयोडीन एक तत्व होता है, क्या होता है? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो गया। और इसके साथ जो है मेरे पास क्या है? नमक। नमक जो है हमारे पास है ना, नमक जो होता है हमारा NaCl होता है, ठीक है। और अगर आयोडीन बताऊं तो आयोडीन जो है अपना आई होता है, ठीक है, क्या होता है? आई होता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये जो है इन दोनों का मिश्रण है, तो ये शुद्ध पदार्थ हुआ क्या? नहीं, यही जो है वह शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये मिश्रण है। वही बात करूं मैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। लोग रटा करते हैं, रासायनिक सूत्र होता है। अब रासायनिक सूत्र के बारे में अपने को रटना नहीं है, टेंशन मत लो। मतलब ये एक होता है ग्लूकोज, एक यौगिक है, क्या है? यौगिक है जिसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, इन तीनों ने मिलकर बनाया हुआ, ठीक है। हाँ, अच्छा, हमसे पूछा कौन सा शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध नहीं पूछा, तो ये तो मिश्रण था भाई, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो यौगिक है, मतलब ये एक शुद्ध पदार्थ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध घी जो है वो भी एक अशुद्ध पदार्थ है, वो एक मिश्रण है। शुद्ध दूध जो है वो भी एक मिश्रण है। ये दोनों क्या है? ये दोनों मिश्रण है, क्या है? मिश्रण है। आयोडीन युक्त ये भी क्या है? अगर हम बात करें ये भी मिश्रण है, किस किस का? आयोडीन और अगर हम बात करें नमक का, आयोडीन और नमक का, ठीक है, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं। अच्छा, मिश्रण में क्या क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, 2 तत्व और एक यौगिक हो सकता है भाई, 2 तत्व हो सकते हैं क्या और एक यौगिक हो सकता है? हाँ, हो सकता है भाई, कोई भी 2 यौगिक तत्व को लेकर आओ, उनको मिक्स कर दो, कोई भी क्वांटिटी में, कोई मतलब नहीं है भाई, बस पदार्थ होना चाहिए तो हम उसको मिक्स कर सकें, तो ये भी चीज़ हो सकती है। 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर दो, मिश्रण ही तो बना रहे हैं, मैं जल और नमक को मिक्स कर दूं, ठीक है। कोई नई चीज़ बना रहे हैं क्या? वो नहीं बना रहे हैं, बट हाँ वो आपस में कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो बस उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मिश्रण में, बस उसका पदार्थ होना जरूरी है और उनको मिक्स कर दो, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं सांद्रता की। किसकी बात करते हैं? सांद्रता की। तो इसको अपन बोलते हैं विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। अच्छा सर, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, जैसे कि, ठीक है, हाँ, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास क्या है? मेरे पास ये रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास क्या है?
मेरे पास, हाँ मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है 100 ml पानी। कितना है? 100 ml पानी। ठीक है, अब मैंने 1 चम्मच क्या किया, 1 चम्मच जो लिया, ठीक है, हाँ 1 चम्मच उठाया और 1 चम्मच इससे इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। इसमें क्या रखा हुआ था? नमक था। क्या था? नमक। अच्छा, नमक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। और जो 100 ml पानी था, या क्या था, पानी, ये जो हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इन दोनों ने विलियन बनाया। क्या बनाया? ये विलियन बनाया। क्या है? एक नमक का पानी बना। क्या बना? नमक का पानी बना, जिसको हमने क्या कहा, विलियन कहा। तो इस नमक के पानी में, इस विलियन में कितना विलय उपस्थित है, कितना नमक उपस्थित है, उसे मैं सांद्रता कहता हूं। समझ पा रहे हो? मतलब पूरे विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब सांद्रता को व्यक्त करने की अगर हम बात करें, जैसे कि खुद सोचो, मान लो मेरे पास है ना मेरे पास क्या है, पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। अब इस पानी में अगर हम देखें, ठीक है, इस पानी में तुम देखोगे, इस पानी के अंदर कितना नमक उपस्थित है। 1 लीटर पानी है, इसके अंदर कितना नमक उपस्थित है, उस मात्रा को मैं क्या कहूँगा, सांद्रता कहूँगा। क्या कहूँगा? सांद्रता कहूँगा। अब इसको मापने की अलग अलग विधियाँ, इसको मापने की क्या है, अलग अलग विधियाँ, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे एक जो होता है ना, एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, हाँ भाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान मतलब वेट ऑफ, अगर हम बात करें विलय का, है ना, विलय का अगर हम बात करें, वजन, है ना, द्रव्यमान, और डिवाइडेड बाय, डब्ल्यू मतलब वेट, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, अब अगर हम बात करें विलयन का द्रव्यमान, है ना, विलयन का द्रव्यमान, और प्रतिशत निकाल रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, जिसको हम कैसे 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 डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज, ऐसा। ठीक है, वैसे ही हम एक लिखते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब यहां पर क्या लेंगे अपन, आयतन लेंगे, है ना, और आयतन को हम दिखाते हैं किससे, आयतन को दिखाते हैं अपन V से। तो V/V मतलब विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, है ना, और इसका परसेंटेज। ठीक है, हाँ भाई। एक होता है क्या, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब विलयन का आयतन और विलय का द्रव्यमान, तो ऐसा इसका परसेंटेज। तो इस तरीके से अपन 3 सांद्रता मापन की इकाइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, मतलब अभी अपन विलयन कितना है हमारे पास, 100 ग्राम निश्चित अनुपात, अगर हम बात करें मात्रा, उसके 100 ग्राम में घुली हुई विलय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W परसेंटेज से व्यक्त करा करते हैं। ठीक है, तो W/W जो है परसेंटेज जो है ना, वो बराबर होता है, या फिर अपन लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत जो है, द्रव्यमान प्रतिशत जो है, ठीक है, हाँ, वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है किसके, बताओ, वो होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय, है ना, विलयन का, या फिर विलय का द्रव्यमान लिख लो, है ना, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, और इंटू 100। इस तरीके से अगर हम बात करें, हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, जिसे हम लिखते हैं W/W परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से भी हम अगर बात करें तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बड़ी ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तो मैं समझ में आएगा। एक घोल में 320 ग्राम पानी है। कितना है? 320 ग्राम पानी है। पॉज करो, खुद आंसर निकालने की सोचो। अभी मैं बस समझा देता हूँ। 40 ग्राम साधारण नमक, 40 ग्राम साधारण नमक हमने लिया है। ठीक है, इन दोनों को घोल के एक द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास 320 ग्राम पानी है,
और 40 ग्राम साधारण नमक है। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, नमक का पानी बनाया। अब उसकी सांद्रता हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर विलय का द्रव्यमान लिखोगे, वो कितना है 40 है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हम विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 320, कितना है 320, सही है क्या 320 ग्राम है क्या, नहीं है, ठीक है, तो जागते रहो। हाँ, तो 320 ग्राम नहीं है भैया, तो क्या है देखो ध्यान से, विलयन पूछा है, विलायक नहीं। 320 ग्राम पानी है, और पानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी विलायक है, क्या है, विलायक है, ठीक है। हाँ भाई, तो विलयन का अगर हम बात करें, विलयन क्या होता है, विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है, वो याद होना चाहिए तुम्हें, वो कितना है, वो है हमारे पास, अगर हम बात करें, वो है हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, प्लस विलय का द्रव्यमान, दोनों से मिलकर बना है ना। हाँ भाई, विलय का द्रव्यमान, जैसे ही तुम उसमें पानी डालोगे, जैसे ही तुम डालोगे, मान लो ये मेरे पास पानी है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 ग्राम पानी है मान लो, ठीक है, कितना है 320 ग्राम पानी है। अब इसके अंदर मैं 40 ग्राम डालूंगा तो ये 360 ग्राम हो जाएगा ना। तो अब ये पूरा की पूरा विलयन कितना होगा 360 ग्राम, है ना। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा 360 ग्राम, ठीक है। और नमक का द्रव्यमान जो है वो कितना है 40 ग्राम। अच्छा चलो, अच्छा, और विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान जो है वो कितना है, अगर हम बात करें 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, विलय का द्रव्यमान है 320 ग्राम, प्लस अगर हम बात करें विलय का द्रव्यमान कितना है हमारा, वो है 40 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा हमारा 360 ग्राम, कितना हो जाएगा 360 ग्राम, कितना हो जाएगा 360 ग्राम। अच्छा, अब वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है, तो वो निकालेंगे अपन। विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, ठीक है, कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब विलय ये कितना है अपना 360 ग्राम, ठीक है, विलायक का वो सॉरी विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। हाँ भाई चलो, अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 नम 36, मतलब ये, हाँ अब एक चीज़ और नहीं करी अपन ने, क्या नहीं करा, देखो दिखाते हैं, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। विलायक नहीं, विलयन का है ना, ये विलयन है, तो विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये गलती मत करना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। वो कैसे, वेट बाय वेट परसेंटेज, अभी मत निकालो, ऐसे करके। अच्छा, अब क्या हो जाएगा भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वो हो जाएगा W ऑफ विलय, मतलब भाई विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखना, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू 100, ठीक है। हाँ, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऐसे निकलेगा। चलो, अब वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाय 360, है ना, इनटू 100, ठीक है। हाँ भाई, ये 0 से 0 कैंसिल। अब क्या कर दो, ये हो जाएगा कितना, अगर तुम इसको करोगे तो इस 4 से काट दो, तो 4 नम 36, 4 धम अगर हम बात करें 40, कितना 4 धम 40, ठीक है। तो 10/9, अच्छा 10 कितना हो जाएगा 100/9, अच्छा बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा कितना 11 ना, 9 इधम 90, और 1 और 9 करोगे तो 99, फिर बचा 1, ठीक है। फिर 0 लगाओगे तो पॉइंट लग गया, फिर 10 हो गया, फिर 1, ठीक है। तो 11.11% तुम लिख सकते हो। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से तुम इसका आंसर निकाल सकते थे, बड़ा ही टफ नहीं था, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, द्रव्यमान प्रतिशत में विलय और विलायक का दोनों को सम करके ही तुम्हारे पास क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, पक्का। चलो अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। किसकी बात करते हैं हम, आयतन प्रतिशत की। तो आयतन प्रतिशत में क्या है कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ml में आयतन की मात्रा को, अगर हम बात करें विलयन का
आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे V/V परसेंटेज से कहते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब होगा, है ना, अगर हम बात करें आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत जो होगा, आयतन प्रतिशत जो होगा, आयतन प्रतिशत होगा विलय का आयतन, विलय का आयतन, ठीक है। हाँ, वो भी किस में, अभी हमने लिया है ml में, किस में, ml में, विलय का आयतन ml में। और वही बात करें क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में, ml में, ml में इंटू 100, है ना। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करेंगे इसको अपन कैसे निकालते हैं, V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो भाई एक गोल में, है ना, अगर हम बात करें एक गोल में 370 ग्राम पानी में, ठीक है, 30 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो इस घोल की सांद्रता की गणना कीजिए। इस ग्राम को एक काम करो, हटाओ, ml करो, इस ग्राम को हटाओ और क्या करो, ml करो, तो अपने लायक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या है भाई, चीनी कितने ml है ना, चीनी तो इसकी जगह, चीनी की जगह अपन कर देते हैं क्या, इसकी जगह अपन, चीनी की जगह अपन कर देते हैं नींबू पानी, है ना। चीनी को क्योंकि अपन ml में तोलते नहीं है, तो नींबू का रस, नींबू का, ठीक है, नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस, या फिर अल्कोहल ले लो, सबसे बढ़िया, क्या ले लो, अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी, अल्कोहल। तो 30 ग्राम क्या है, 30 ml जो है अल्कोहल भरा हुआ है, और 30 ml पानी, बस 370 ml पानी है, ठीक है। और 30 ml हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो अपन ने बना लिया एक बढ़िया सा, है ना, 30 ml और 370 ml पानी जो है, ठीक है। इतना चलेगा तुम लोगों को, जल्दी बताओ, है ना, कमेंट में बताना इतना चलेगा क्या, है ना, ऐसी चीज़ें। चलो, कैसी कैसी बातें करते हैं सर। चलो, तो विलय का आयतन कितना है, विलय का आयतन कितना है सर, विलय का आयतन जो है वो है 30 ml, कितना है, 30 ml। अच्छा, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन कितना है, वो है हमारा, अगर हम बात करें 370 ml, क्या ये सही है, नहीं, प्लस 30 ml, क्यों, क्योंकि भाई विलयन का आयतन जो है वो किसका होगा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन, प्लस विलय का आयतन, ऐसे ही तो निकालोगे तुम, खुद सोचो ना, खुद सोचो कि मान लो, है ना, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो ये 370 ml है, कितना है, 370 ml, पर जैसे इसमें 30 ml डालूंगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, तो आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है। आयतन क्या है भाई, कितना स्थान घेराव टाइप है, कि कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, जैसे हम 30 ml डालेंगे तो इतना डल जाएगा ना, पक्का किसी में समा जाएगा, नहीं समाएगा तो नहीं, आयतन तो इतना ही रहेगा। आप खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो। तो ये हमारे पास है। तो अब बढ़िया से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा भाई, विलय का आयतन कितना है 30, और विलायक, अगर हम बात करें विलयन का कितना है, वो हो जाएगा हमारे पास 400, कितना हो जाएगा 400। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। चलो, अब इसको कैसे कैंसिल करें बताओ, जल्दी बताओ। तो इसको अपन, अच्छा सॉरी, फिर अपन गलती करने लगे अच्छा, 30/400 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। अब 4 सत्ते 28, तो 0.7, ठीक है, 4 सत्ते 28, और फिर बचा कितना, बताओ, सॉरी, ये 000, हे भगवान कितनी गलती कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये 0 से 0 गया, अच्छा 4 सत्ते 28, तो 7 आ गया, ठीक है। बचा कितना, बचा इसमें कितना 2, अच्छा 2 में फिर 0 लगाया, फिर कितना हो गया 20, 4 पंजे 20, तो 7.5%,
7.5%। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हे भगवान सर कितनी सारी गलती कर दी है ना, ऐसा लगा तुम लोगों को? वाह, ठीक है। हाँ, बड़ा ही सिंपल सा हलवा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, हलवा कैलकुलेशन में ऐसा हो गया। हे हंस लो। चलो, अब किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसे वेट बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब मात्रा प्रतिशत किसको कहते हैं या प्रतिशत सांद्रता किसको कहते हैं? कि हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, मतलब प्रतिशत सांद्रता जो होती है, प्रतिशत सांद्रता होती है, इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें अपन विलय का द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं? विलय का द्रव्यमान लेंगे, मतलब इसका द्रव्यमान मेजर करेंगे ग्राम में। इसमें ग्राम में। और वही बात करें विलयन का, हम यहां पर आयतन लेंगे, मतलब दोनों का मिक्स कर लिया अपन ने। विलयन का क्या है अब? का आयतन। अब वो किस में लेंगे अपन? ऑब्वियसली ml में। इसमें ml में। और इनटू हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। इनटू हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। सिंपल सी चीज है। अब सोचो, ठीक है, तो 550 मिली घोल में 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है, तो घोल की सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलो भाई अब अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? 550। ये मैंने 550 ml जो है वो मेरे पास क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया कितना? 110 ग्राम। क्या? 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड। कितना है? सोडियम क्लोराइड। अब तुम ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे तो वो बोल रहा है 550 मिली घोल में, मतलब उसने है ना बेसिकली, अगर तुमसे कोई पूछ ले पानी कितना है तो 550 ml, और घोल कितना है मतलब विलयन कितना है तो वो भी 550 ml। अब ऐसा क्यों वो समझो। मेरे पास ये पानी है, ये 550 ml है। कितना है? 550 ml। अब जैसे ही मैं इसमें 110 ml 110 ग्राम नमक डालूंगा तो क्या इस पानी का जल स्तर बढ़ेगा? क्या इसका आयतन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये वैसा की वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए थे कि जब हमें ना द्रव्य के कणों के बीच स्थान होता है, जैसे ही मैं इसमें नमक डालूंगा ना तो नमक उसके बीच में सेटल हो जाएगा और इसका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ये एक्टिविटी भी मैंने करवाई थी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि भाई इसमें है ना, हम इन दोनों को कभी जोड़ मत देना। ठीक है, विलयन का आयतन कितना है? 550 ml ही है। तो क्या आ जाएगा भाई? तो भाई अपन निकालेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कितना है भाई बताओ? 110 ग्राम। कितना है? 110 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है? 550 ml। ठीक है, इनटू 100। कितना? इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, हाँ भाई 155 एकम 55, 55 दूनी भाई कितना हो गया? 110। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 20%। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, देखो कितनी जल्दी अपन ने कर लिया इसको। 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम लोगों से बनना चाहिए। चलो, अब सांद्रता के आधार पर देखो ध्यान से सुनो। सांद्रता के आधार पर हमने है ना, विलयन भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब ही संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसमें मतलब और ज़्यादा विलय तुम मिला सकते हो, और ज़्यादा विलय तुम मिला सकते हो। सपोज करो कि मान लो मेरे पास पानी है, पानी मेरे पास 1 लीटर भरा हुआ है। अब इस 1 लीटर पानी में मैंने है ना 5 ग्राम नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? 5 ग्राम नमक। 5 ग्राम नमक तुरंत घुल गया। 5 ग्राम नमक तुरंत घुल गया। अब ये संतुष्ट क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्या उसमें तुम 10 ग्राम और डाल दोगे तो क्या घुल जाएगा? बिल्कुल घुल जाएगा। मतलब उसमें निश्चित ताप पर और विलय को घोला जा सकता है, और विलय को अगर बात करें घोला जा सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें बिना तापमान बढ़ाए विलय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है, अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है। बट खुद सोचो कि एक ऐसा विलयन जिससे तापमान बढ़ाए बिना और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। खुद सोचो कि मान लो अब जितना उसमें नमक घुल सकता था मैंने घोल दिया, क्या अब मैं उसमें और नमक घोल सकता हूँ? नहीं। और घोल सकता हूँ कि नहीं? मतलब भाई जितनी मैक्सिमम थी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी हमने उतना घोल दिया। और क्या उससे और अधिक घोल सकते हैं? हम नहीं घोल सकते। तो उस विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। तो संतृप्त विलयन में हम और डाल सकते हैं, बट असंतृप्त विलयन में हम और डाल सकते हैं, बट संतृप्त विलयन में हम और ज़्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है,
तो इसी के साथ है ना इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। मैं अभी भी तुम लोगों से कहूँगा, अभी है ना मतलब जैसे जैसे लेक्चर्स चलते जा रहे हैं उनके नोट्स बनाते चलो, आगे चलकर तुम लोग खुद फील करोगे कि हाँ भाई हमने कुछ बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी फील हो रहा होगा बिल्कुल हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी जो है ना, अभी है ना हम अपना मतलब बोल सकते हो कुछ स्टेप्स को है ना मतलब सीढ़ियों को हम बना रहे हैं। जब वो सीढ़ियाँ है ना जब पूरी बन जाएगी ना, फिर तो मैं फील होगा कि भाई साहब क्या हमने क्या सीख लिया। ठीक है, तो अभी बस जो मैं कहता हूँ कि जो डीपीपी के क्वेश्चंस है, जो डीपीपी के क्वेश्चंस है वो 1 से 10 तक तुम सारे के सारे सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे लेक्चर खत्म होता है तुरंत सॉल्व करो। और कभी भी याद ये रखना कि अभी है ना, अभी ये मत सोचा करो कि भाई मैं कल कर लूँगा, आज कर लूँगा, परसों कर लूँगा, एक हफ्ते बाद क्लास होती है नेक्स्ट, नहीं। अभी हमें हमेशा प्रयास यही करना है कि भाई अभी मैंने लेक्चर खत्म किया, तुरंत मुझे डीपीपी लगानी है और मुझे उसे सॉल्व करना है। नहीं बन रहा है, ठीक है, तो तुम आंसर्स को देखो, फिर समझने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचा करते हो उतना ज़्यादा तुम्हारा IQ बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम तुरंत सॉल्यूशन के पीछे छोड़ जाओ। और सब्र के साथ है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब स्पीड आ जाएगी तो अपने आप सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूले को रटना नहीं है, मैं तुम लोगों को ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि जिससे सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले तुम लिख सको, सारे के सारे रासायनिक सूत्रों को लिख सको। तो इसी के साथ है ना इस लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।